मैं इस बात पर चर्चा करना ज़रूरी समझता हूँ कि ये आरक्षण है क्या। हमारे देश में आरक्षण हजारों वर्षों से है। जाति के आधार पर जो आरक्षण हम देख रहे हैं वो हजारों वर्ष पुराना है और इसे मैं परंपरागत आरक्षण की संज्ञा देता हूँ। परंपरागत रूप से जाति के आधार पर कौन राजा होगा, कौन सेठ होगा, महाजन होगा, कौन धर्म कर्म के काम करेगा, कौन लोगों को निर्देशित करेगा और कौन वो लोग हैं जो वर्क करेंगे, मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, वो सब जाति के आधार पर निर्धारित होता था। किस घर में जन्म लिया इसलिए उसको वैसे काम करने ही पड़ेंगे। उसको जैसे SC ST OBC वर्ग जो अभी संवैधानिक है, इनमें जन्मे सभी लोगों को हजारों वर्षों से परिश्रम करना आवश्यक था और परिश्रम करके ही अपना भरण पोषण कर सकते थे। बाकी अपनी योग्यताओं को मानसिक रूप से विकसित नहीं कर पाते थे, इस सब पर प्रतिबंध था। तो इस वजह से इस देश की बहुत बड़ी आबादी इस देश के विकास में अपना कोई योगदान नहीं दे सकी। बहुत बड़ी आबादी को हजारों वर्षों से उसकी सैकड़ों पीढ़ियों को उनकी योग्यताओं को बढ़ाने का अवसर नहीं मिला। और इस वजह से जो हमारे देश की प्रतिभाएं थी वो दबी पड़ी रह गई। ये भेदभाव एक किसी विशेष समय में शुरू हुआ था। जो पुराना अगर इतिहास देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता एक उसका नगर नियोजन आज भी उदाहरण देने योग्य है। इतना अच्छा नगर नियोजन था, पानी निकासी की व्यवस्थाएं, सड़कें, भवन निर्माण, सार्वजनिक सहकारिता के स्नानागार, कुएं, ये सारा सिस्टम बहुत ही अच्छा सिस्टमेटिक ढंग से और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उन लोगों ने ऐसे नगर नियोजन को अंजाम दिया था। इसका मतलब यहाँ के लोग प्रतिभा संपन्न तो थे, परंतु उसके बाद में इस देश की वो सिंधु घाटी सभ्यता मात्र सत्तात्मक परिवार थे, तो स्त्रियों को सबसे पहले रोका गया, मात्र सत्तात्मक कुछ नहीं होना चाहिए। फिर जाति के आधार पर लोगों को विभाजित कर दिया गया और उनके ऊपर हजारों तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए और देश में जन्म लेने वाली प्रतिभाएं खिल नहीं सकी, उनकी पर योग्यताओं का विकास नहीं हो सका और इस वजह से उनको प्रतिनिधित्व नहीं मिला। आज जो लड़ाई आरक्षण की लड़ाई है उसको इस नाम से मेटा जाता है कि अयोग्य लोगों को डॉक्टर बना दोगे तो गलत काम होगा, कम पढ़े लिखे लोगों को टीचर बनाओगे तो एजुकेशन नहीं मिलेगा। ऐसी कुछ बातें फैलाई जाती है एक मीडिया द्वारा। कम पढ़ा लिखा आदमी है तो उसको पढ़ने की सुविधा दी जानी चाहिए। उसको जाति के आधार पर शिक्षण संस्थाओं में जाने से रोका नहीं जाना चाहिए। अभी तक जाति के आधार पर सब जगह बैरियर लगे हुए हैं, हजारों बाधाएं, और इस वजह से जो प्रतिनिधित्व की समस्या, हम आरक्षण की बात नहीं करते, हम कहते हैं जिनकी जितनी बड़ी संख्या है उतना उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। राजनीति में, प्रशासन में, न्यायपालिका में, व्यवस्थापिका में, कार्यपालिका में, सब जगह उनका उतना प्रतिनिधित्व होना चाहिए, क्योंकि प्रतिभाएं जन्म लेती है सभी जगह समान रूप से। किसी जाति विशेष में प्रतिभाएं जन्म लेती है, ये बात अब बहुत पुरानी पड़ गई और इस बात को अब इनकार करना पड़ेगा कि उन विशेष जातियों में, पर्टिकुलर जातियों में प्रतिभा संपन्न लोग पैदा होते हैं, ऐसी बात नहीं है। अब जो OBC आरक्षण की बात है उसमें क्रीमिलियर और नॉन क्रीमिलियर दो तरह के आरक्षण हैं। ज़्यादातर लोगों को इस बात का पता भी है कि नॉन क्रीमिलियर आरक्षण शिक्षण संस्थाओं में एडमिशन का मार्ग प्रशस्त करता है, सरकारी नौकरियों
और शिक्षण संस्थाओं के लिए नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अब एक नया जो बदलाव अभी हाल ही में ला रहे हैं, 28 साल आरक्षण को हो गए, कभी इस प्रकार के बदलाव की बात नहीं हुई। सरकारी नौकरी में जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी, तृतीय श्रेणी के और द्वितीय श्रेणी के कर्मचारी है, उनको आरक्षण में नॉन क्रीमी लेयर माना गया 30 साल से। अब अचानक सरकार कहती है नहीं, कर्मचारी की सैलरी बेस पर नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर तय किया जाएगा। तो सैलरी जो तृतीय श्रेणी या चतुर्थ श्रेणी के ऐसे कर्मचारी हैं, उनकी काफ़ी लंबी सर्विस है, उनकी सैलरी काफ़ी हो जाती है और इस वजह से उन लोगों को इस आरक्षण से बाहर किया जाना है। हालांकि हमारे संविधान में कहीं पर भी आर्थिक आधार पर आरक्षण का कहीं निर्धारण करने का कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है। फिर भी ओबीसी आरक्षण के वक्त आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात चला दी और वो आर्थिक आधार पर आरक्षण चल रहा है। आरक्षण हमारे देश में सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए तय किया गया था, आर्थिक आधार की तो कोई बात ही नहीं थी। ये 1 मिनट आपका आया है, मैं लिख लेता हूँ इसको। सुरेंद्र जी, नो तो सही में है, आरक्षण का आधार है सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े हैं। अब नई जो बात संविधान में यही है, एक सामाजिक रूप से जो पिछड़ा, अब सामाजिक का मापदंड नहीं है। हालांकि सामाजिक रूप से पिछड़े लोग हैं। आज एक ओबीसी का व्यक्ति अगर दुकान खोलेगा तो उसकी दुकान पर बहुत कम लोग खरीदने को आएंगे, और अगर अनुसूचित जाति का व्यक्ति चाय का ढाबा खोलेगा, भोजन की दुकान खोलेगा, तो बड़े बड़े शहरों में भी कोई उसके वहाँ जाना नहीं चाहेगा। तो ये क्या है? ये सामाजिक रूप से उनकी सामाजिक स्थिति, हैसियत छोटी है। जाति के आधार पर उनकी सामाजिक वैल्यू उस आदमी की आंकी जाती है समाज में, और उसकी वजह से वो आदमी इस काम को कर नहीं पाता। वो चाहे कितनी अच्छी रोटी बनाता हो, चाय बनाता हो, परंतु वो इसमें अपना जीवन यापन नहीं चला पाएगा, कमाई नहीं कर पाएगा। तो सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति की बात आ गई। दूसरी बात है, जाति के आधार पर जो भेदभाव हो रहा है, थोड़ा मित्रों ध्यान देना इस बात पे। जाति के आधार पर कार्यपालिका का मतलब है मुख्यमंत्री, उनका मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री, उनका मंत्रिमंडल, या प्रशासनिक अधिकारी। उसमें इस देश की विभिन्न जातियों का प्रतिनिधित्व कितना है और उनकी जनसंख्या का अनुपात क्या है। अगर किसी का प्रतिनिधित्व जाता है तो उनको तो रोका जाना चाहिए सीधा सा, कि भाई आपका प्रतिनिधित्व तो पर्याप्त है। बाकी जातियों में भी तो प्रतिभा संपन्न लोग जन्म लेते होंगे। जिनका प्रतिनिधित्व पहले से भी काफी है, उनको और ज्यादा प्रतिनिधित्व देना। और जो वंचित चले आ रहे हैं, देश की बहुत बढ़िया, जैसे ओबीसी का प्रतिनिधित्व कहीं है ही नहीं। अनुसूचित जाति और जनजाति का विधानसभा और लोकसभाओं में थोड़ा आरक्षण है, इसलिए वो लोग आ जाते हैं। ओबीसी के लिए ऐसा कोई आरक्षण नहीं, इसलिए ओबीसी विशेष तौर से व्यवस्थापिका में भी पिछड़ी हुई है, कार्यपालिका में बुरी तरह पिछड़ी हुई है। जो कैबिनेट मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री, उनमें ओबीसी को बहुत कम प्रतिनिधित्व, जबकि ओबीसी की आबादी आधी से ज्यादा है। इसका मतलब आधे से ज्यादा मुख्यमंत्री ओबीसी के होने चाहिए इस देश में। कैबिनेट मिनिस्टर एक भी ओबीसी का नहीं होने चाहिए, आधे कम से कम आधे कैबिनेट मिनिस्टर ओबीसी के होने चाहिए, पर ऐसा नहीं हो रहा है। ये प्रतिनिधित्व कौन रोक रहा है, किस आधार पर रोक रहा है? क्या जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा रहा है? जो लोग जाति के आधार पर जातिवाद फैलाने की,
जाति के आधार पर भेदभाव की बात करते हैं, उनसे ये सवाल है कि जाति के आधार पर रोका जा रहा है या इन जातियों में जन्म लेने वाले व्यक्ति कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बन सकते, उनमें योग्यता होती नहीं है, उनमें प्रतिभा होती नहीं है। कार्यपालिका के अतिरिक्त व्यवस्थापिका में एक राज्यसभा है, राज्यसभा में आरक्षण का निर्धारण नहीं है, इसलिए राज्यसभा बड़े बड़े पूंजीपतियों से भरी जाती है, सीधा पैसों से खेल होता है। राज्यसभा का टिकट से लेकर के चुनाव तक पूरा का पूरा पैसों से हो रहा है। और न्यायपालिका, तीसरी शक्ति न्यायपालिका इस देश की, न्यायपालिका को सब जानते हैं, सिर्फ 250-300 न्यायिक घराने हैं इस देश में, उनके अलावा न्यायपालिका में कोई प्रवेश नहीं कर पाता। आज भी देश को आज़ाद हुए 70 साल से ज़्यादा हो गए, आज भी हमारी न्यायपालिका उन मिश्रा, लोढ़ा और जो घराने हैं, माथुर वगैरह जो भी हैं, उन घरानों की जागीर है। वही वकील वही न्यायालय, वही न्यायाधीश वही वकील। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में सारा ये स्थिति है। बाकी छोटे कोर्ट में जहाँ कंपटीशन होता है वहाँ तो आजकल नीची जाति के लोग भी घुसने लग गए, परंतु बाकी जगह मामला बहुत गंभीर है। हाँ मित्रों, ये जे इन्होंने कहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, थोड़ा इसको फैलाएं, मेरा भी निवेदन है। आपको ठीक लगता है तो ये कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका में प्रतिनिधित्व क्यों नहीं मिल पाता है सभी जातियों को? क्या सभी जातियों में प्रतिभा संपन्न लोग पैदा नहीं होते हैं? आज भी पैदा होते हैं तो क्या उनको एजुकेशन नहीं मिलता है? एजुकेशन नहीं मिलता तो जिम्मेवारी किसकी है? शिक्षण संस्थाओं में सभी को एजुकेशन मिले, इसके लिए क्या प्रावधान कर रही है सरकार? आज जो बदलाव हो रहा है, नया नया जो आ रहा है, वो इस बात को लेकर है कि उच्च शिक्षण संस्थाओं में ओबीसी के लोगों को कैसे रोका जाए। ओबीसी के जो तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के सरकारी कर्मचारी है, उनको अब तक नॉन क्रीमिलियर माना गया है पूरे भारत में, परंतु अब उनको नॉन क्रीमिलियर माना जाना जरूरी नहीं होगा। उनकी आय के आधार पर निर्णय होगा क्रीमिलियर और नॉन क्रीमिलियर का। तो इस श्रेणी के जो कर्मचारी है, उनके बच्चों को जो इन्होंने कोचिंग दिलवाई है, उसकी वजह से उनका थोड़ा सिलेक्शन होने लग गया था। आईआईटी में आज से 30 साल पहले तक शायद ओबीसी का एक भी आदमी आईआईटी और एनआईटी में प्रवेश नहीं कर पाया था। जब तक आरक्षण नहीं था तब तक कोई सपना ही नहीं आता था ओबीसी के आदमी को वो आईआईटी में चला जाए या एनआईटी में चला जाए, कोई गुंजाइश नहीं थी। आज भी क्या हालत है? 50% आबादी है, 21% आरक्षण दिया गया है, फिर भी जेई मेन, जेई एडवांस, नीट, एम्स वगैरह की जो मेरिट है, जो कट ऑफ आ रही है, उसमें क्या है? जैसे जेई मेन की मैं पिछले 6-7 साल की कट ऑफ देख रहा हूँ, जनरल की कट ऑफ होती है 105, 10 या 15 नंबर 360 में से। जनरल में जो व्यक्ति 105, 10 या 15 के आसपास इसके बीच आता है, वो जनरल फाइट कर सकता है, कर लेता है, लगभग करता है। अब ओबीसी की कट ऑफ रहती है 70 के आसपास। 70 अंक वाला ओबीसी वाला जेई मेन क्लियर करता है, जेई एडवांस के लिए अप्लाई कर सकता है। अब अगर उन लोगों को आरक्षण नहीं दोगे तो ओबीसी वाला जो आदमी, जो विद्यार्थी आज भी 70 अंक से ज़्यादा नहीं ला पा रहा है, वो क्या 105, 10 या 15 नंबर ले आएगा? कोई संभावना नहीं है। ओबीसी का व्यक्ति, ओबीसी के बच्चे इतना ज़्यादा नंबर नहीं ला सकते, और नंबर के आधार पर प्रतिभाओं का निर्धारण नहीं किया जा सकता। ये मानना पड़ेगा कि ओबीसी के वर्ग जो हैं वो शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, इसी वजह से उनको आरक्षण दिया गया है। शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए, इसलिए वो जेई मेन में क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, एडवांस में नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हैं, जनरल के बराबर नंबर नहीं ला पा रहे। क्योंकि जनरल और उनमें फ़र्क क्या है वो देखो। मोटा मोटा जनरल में बहुत सी ऐसी जातियां हैं जिनमें बच्चे की दादी दादा एमएससी हैं, पढ़े लिखे हैं, वेल क्वालिफाइड हैं,
अच्छी खासी उनकी इंग्लिश है, एमएससी की उनकी पोस्ट ग्रेजुएट साइंस की डिग्री है उनके पास। अब वो अपने दो हिते के पास नानी बैठती है तो वो केमिस्ट्री जानती है, फिजिक्स जानती है। और यहाँ नानी तो छोड़कर अभी भी ओबीसी में ज़्यादातर बच्चों की माताएं अंगूठा छाप है। उनको पता ही नहीं पढ़े भाई कांड कितनी किताब पढ़ियो, पता नहीं कितना पढ़ा है, 5 किताब पढ़ा है, 10 किताब पढ़ा है, ऐसी कुछ बातें उनको पता ही नहीं है कौन सी एजुकेशन लाइन है। और वहाँ पर उनके माहौल है, परिवार के जितने भी मेंबर हैं वो सारे ऐसी चीज़ें जानते हैं। और यही वजह है कि हम उतने अंक नहीं प्राप्त कर सकते उनके बराबर। मैं कोटा रहा था थोड़े दिन बच्चे के साथ, मैंने देखा वहाँ पर, मैं साइंस का स्टूडेंट नहीं रहा इसलिए वहाँ मैं देखता था कि कई बच्चों के पास में उनकी नानी या दादी रहती थी, वो एमएससी है, तो वो बच्चों से वापस आते ही, कोचिंग से वापस आते ही बच्चों से बातचीत कर लेती थी, क्या पढ़ाया आज, उस पर चर्चा कर सकती थी आराम से। और बच्चों को संबल मिल जाता था इस बात से। बहुत ज़्यादा वो 10-15 नंबर का फर्क, जो अंक का फर्क है, वो इस बात से हो जाता है कि घर में सभी लोग वेल क्वालिफाइड है। अब बच्चे की प्रतिभा, मेरे बच्चे में चाहे कितनी प्रतिभा हो, कोचिंग में आने के बाद में हम लोग पता नहीं कर पाते कि ये क्या पढ़ के आया। तो ये हालत है हमारी। और अब अगर हमें इस प्रकार इस जो नया बैरियर किया जा रहा है, हमें इस आरक्षण से रोक दिया तो हम प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त कर पाएंगे। ये बहुत बड़ा जो फर्क आ रहा है। तबीयत ठीक है, सुनता कम हूँ और ठीक है सब। हाँ, अब ये जो लोग कह रहे हैं कि बराबर पढ़ लो और बराबर आकर टक्कर करो, अरे बराबर कैसे टक्कर करेंगे भाई? एक वो लोग हैं जिनकी पीढ़ियां धावक रही है, दौड़ के मैदानों में रही है, सारी पीढ़ियां जानती है, गुर जानती है कैसे कौन सा टेस्ट देना है, कैसे कौन सा क्वेश्चन करना है, कैसे कौन से चैप्टर को सोल्व करना है। ये उनके घर में एक एक घर में 10-10 आदमी जानते हैं। उनके फूफा बुआ, ये जो भी घर पे मेहमान आते हैं, वो भी ये सारी बातें जानते हैं। एक वो लोग हैं जिनको पता ही नहीं कि कौन सी लाइन की बच्चा पढ़ाई कर रहा है, बच्चे के सब्जेक्ट कौन सा, चैप्टर तो दूर की बात, सब्जेक्ट कौन सा ये भी पता नहीं। सिर्फ इतनी बातें जानते हैं, 15 किताब पढ़ गया, 15 क्लास पढ़ गया। ये जो स्थिति है, उस वर्ग के बच्चे को गैर प्रतिभाशाली कैसे कहोगे आप? प्रतिभाएं प्रकृति से सभी घरों में जन्म लेती है, कमोबेश। ये जरूरी नहीं है कि विशेष जाति वर्गों में ही जन्म लेती है, जो हजारों वर्षों से पढ़े लिखे लोग हैं उनके घरों में प्रतिभाएं सब घरों में है। पर प्रतिभाओं को ऊंचा उठने के जो अवसर हैं वो सबको सम्मान नहीं मिल पा रहे हैं। और सम्मान नहीं मिल पा रहे हैं, जिनको अवसर कमजोर मिल पा रहे हैं, उनके अगर 20 नंबर कम है, 50 नंबर कम है, 25 नंबर कम है, तो उसको इग्नोर किया जाना चाहिए, क्योंकि उसमें प्रतिभा तो है, उसको समान अवसर नहीं मिल पा रहे हैं, समान सुविधाएं उसको नहीं मिल पा रही है, इसलिए उसकी प्रतिभाएं दब रही है। उसकी प्रतिभा के अनुरूप उसको अंक नहीं मिल पा रहे हैं। तो अंकों को आधार मानना तब तक ठीक नहीं है जब तक सभी जाति वर्गों का प्रतिनिधित्व उनकी संख्या के अनुपात में नहीं है। अगर किसी कॉलेज में किसी विशेष जाति वर्ग का प्रतिनिधित्व उसकी जनसंख्या से कम है तो लानत है इस देश को चलाने वाले लोगों पर। अगर क्योंकि उनको जाति के आधार पर उनका प्रतिनिधित्व वंचित हुआ है, सीधी सी बात है। अगर किसी जाति वर्ग का प्रतिनिधित्व किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी आईआईटी में, एनआईटी में प्रतिनिधित्व कम है, इसका मतलब कोई बैरियर है, उनको कहीं कहीं रोका गया है, उनको कोई सुविधाएं वो जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिली है और इस वजह से नहीं हुआ है। उनके अंक कम है, इस आधार पर उनको रोक दिया, उनको आने ही नहीं दिया गया एमबीबीएस में, आईआईटी में, एनआईटी में। ये बात तो बहुत गलत है। प्रतिभाएं सभी जगह समान रूप से जन्म लेती है और अंकों के आधार पर प्रतिभाओं को नहीं रोका जाना चाहिए। यह हमारे संविधान में तय किया गया कि सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से जो लोग पिछड़े हैं उनको पर्याप्त प्रतिनिधित्व उनकी संख्या के अनुपात में दिया जाना चाहिए। शेड्यूल कास्ट को और शेड्यूल ट्राइब को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व है। हमारे संविधान
के लागू होने के तत्काल बाद देने का आरक्षण की व्यवस्था कर ली गई थी और मिला। कुछ उनकी जनसंख्या का अनुपात अब थोड़ा ऊंचा नीचा हुआ है, परंतु वो अब उनको उतना देना नहीं चाहती। ओबीसी की जनसंख्या को तो उजागर ही नहीं किया जा रहा है, रोका गया है। लालू प्रसाद यादव जैसे लोगों ने कांग्रेस पर दबाव डाल करके जनगणना करवा ली 2011 में। कांग्रेस पर दबाव पड़ा कई लोगों का, उन्होंने जनगणना करवा ली, परंतु वो जनसंख्या के आंकड़े उजागर नहीं किए जा रहे। कारण क्या है? क्या उपद्रव हो जाएगा? क्या कौन सा खतरा है इस देश को जो उनके आंकड़े नहीं बताए जा रहे हैं? उनके आंकड़े बताते ही ये पता चल जाएगा कि ओबीसी की आबादी आधी से ज़्यादा है देश में और शिक्षण संस्थाओं में ओबीसी का प्रतिनिधित्व तो बहुत कम है। यूनिवर्सिटी, कॉलेज, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो उच्चतम शिक्षण संस्थान है इस देश के, और आईआईटी, एनआईटी वगैरह में इस जाति को क्यों नहीं मिल रहा है प्रतिनिधित्व, ये सारी बातें पता चल जाएगी। प्रतिनिधित्व कैसे रोका जाता है? अब देखो, शिक्षण लाइन में अभी नई जो शिक्षा नीति लागू की है उसमें यह तय किया है कि यार पढ़ाने का तरीका देखा जाएगा, मतलब ये जो इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू में आप और हम जानते हैं हमारा इंटरव्यू कौन लेंगे? कुछ विशेष वर्गों के लोग बैठे हैं हमारी सत्ता में, सारी सत्ताओं में विशेष वर्गों के लोग बैठे हैं, वो हमें उस इंटरव्यू में दबा देंगे, हमें जनरल क्वालिफाई नहीं करने देंगे, जनरल कट ऑफ तक नहीं पहुंचने लग देंगे, इसलिए हमारी संख्या घट जाएगी हाथों हाथ, क्योंकि वो इंटरव्यू के आधार पर दबाएंगे। दूसरा, 1.13 रोस्टर, बहुत बात चली थी पिछले साल, उस पर काफ़ी बवाल हुआ था। उसके आधार पर हमारा प्रतिनिधित्व रोका जाता है। जो भी ओबीसी, एससी, एसटी है उनको 0.13 के नाम पर उनके आरक्षण को मटिया मेट कर दिया गया है। ये बात जो समझदार लोग हैं उनको उन्हें जल्दी समझ लेना चाहिए कि ये 0.13 आखिर है क्या। वैकेंसी निकालते हैं तो 13 से कम वैकेंसी निकालते हैं ताकि किसी को आरक्षण नहीं दिया जाए। इतनी छोटी वैकेंसी निकालते हैं। भैया, आप पूरे देश में 40-42 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, उनकी अलग अलग वैकेंसी क्यों निकाली जाए? उनकी सबकी एक ही वैकेंसी निकाली जाए ताकि उनकी संख्या, पदों की संख्या, केमिस्ट्री की इतने पद, फिजिक्स की इतने पद ज़्यादा हो जाएंगे तो सबको आरक्षण दे दिया जाएगा, पद कम होंगे तो आरक्षण की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। ये है 0.13। जैसे राजस्थान में काफ़ी यूनिवर्सिटी है, हर एक स्टेट में है, तो उनकी अलग अलग वैकेंसी निकालने के बजाय पूरी उच्च शिक्षा विभाग की अलग से वैकेंसी निकाली जाए और उसमें 0.13 का समस्या खत्म हो जाए। पर ऐसा किया नहीं जा रहा है, क्योंकि आरक्षित वर्गों को जैसे तैसे अंदर घुसने से रोकना है। ये पूरा ऊपर चल रहा है सिस्टम। कहाँ चल रहा है? आप और हमें समझना पड़ेगा कि आरक्षित वर्गों को कैबिनेट मंत्रालय में नहीं लिया जाता, बहुत कम। फिर क्या कर रहे हैं? दूसरा है सचिवालय, सेक्रेटेरिएट, जहां पर नीतियां निर्धारित की जाती है पूरे देश की। सभी प्रकार की नीतियों का निर्धारण सेक्रेटेरिएट में बैठे लोग करते हैं, और सेक्रेटेरिएट में एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों को नहीं लिया जाता, चाहे वो आईएएस हो, चाहे वो कितने ही बड़े पद पर हो। सेक्रेटेरिएट में विशेष घराने हैं। जिस प्रकार न्यायपालिका में विशेष घराने हैं, विशेष परिवार है, इसी प्रकार सेक्रेटेरिएट में भी उन्हीं घरानों के लोगों को लिया जाता है। बाकी नीची जातियों को, पिछड़े वर्गों को सेक्रेटेरिएट में नहीं लिया जाता। इसीलिए हमारे हिसाब से निर्धारण नहीं हो रहा है। सेक्रेटेरिएट, आप बोल रहे हैं इस प्रकार हो गया तो सरकार को इनकम कैसे होगी? हाँ ठीक है, देखूंगा मैं कमेंट थोड़े। तो मुख्य रूप से नीतियों का निर्धारण कैबिनेट मंत्रालय, मंत्रियों के अतिरिक्त सेक्रेटेरिएट करती है, और सेक्रेटेरिएट में जो लोग हैं वो मंत्रियों को गाइड करते हैं, और सेक्रेटेरिएट में हम लोगों को कोई घुसने नहीं देता। इसी प्रकार इंटरव्यू में जो बड़े अधिकारी हैं वो भी अभी तक पिछड़े वर्गों से और इनसे बहुत कम है। जो आरक्षण था प्रमोशन में, उसको हवा फैला करके ओबीसी के लोगों से
मुंह से बातें निकलवा करके उसको अभी सीमित किया गया है। अभी न्यायालय ने उसके खिलाफ एक निर्णय दे दिया है। बहुत बड़े दुर्भाग्य है। अगर SC ST OBC का आदमी ऊंचे पद पर पहुंचेगा, हम तो कहते हैं OBC को प्रमोशन में आरक्षण दो, क्यों नहीं देते हो प्रमोशन में आरक्षण? हमारे साथ भेदभाव होता है, हम चाहे अफसर बन जाए चाहे कुछ भी बन जाए। हम तो यहां तक कहते हैं कि जो अभी प्रेम सुख, हेलो, हॉटस्पॉट चालू करी, मारे डाटा कम है। एक मिनट, डाटा कम हो सकते हैं, देख रहा हूँ। हाँ, बिना पासवर्ड को कर दी। तो मैं बात कहाँ कर रहा था, एक सेकंड थोड़ा रुकना। हाँ सही है, आपके वहाँ आ रही होगी, बाकी लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं लग रही है। अनंदाराम जी, हाँ मैं बात कहाँ कर रहा था, OBC अपना हक नहीं लेना चाहती है, नहीं चाहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। OBC हक लेना चाहता है, क्योंकि OBC का प्रत्येक व्यक्ति आरक्षण का प्रमाण पत्र बना रहा है। वो तो कुछ एक लोगों को, बेचारों को ऐसी बातें सिखा दी कि अनपढ़ लोग डॉक्टर बन रहे हैं, अनपढ़ लोग टीचर बन रहे हैं, ऐसा कुछ सिखा दिया उनको। तो देखो, कुछ तो ऐसे लोग हैं जिनको ये कह दिया जाता है कि गोबर खा लो, आप स्वस्थ हो जाओगे, आप निरोग हो जाओगे, आपकी बुद्धि बढ़ जाएगी, आप अक्लमंद हो जाओगे, आप गौमूत्र पिया करो। तो बेचारे उसकी भी बातें करने लग जाते हैं कि गोबर गौमूत्र अच्छा है। अब बुद्धि बढ़ने का गोबर गौमूत्र से क्या ताल्लुक है? यहाँ तक अभी तक जो मापदंड है, आज तक बुद्धि के मामले में अभी जो हम घी दूध खाते हैं उनके बजाय आज तक किसी भी गैर मांसाहारी व्यक्ति को नोबेल प्राइज नहीं मिला पूरी दुनिया में। इसका मतलब, क्योंकि दिमाग को जितने प्रोटीन की जरूरत होती है वो दूध से भी पूरे नहीं हो पाते, अगर बहुत ज्यादा तेज दिमाग चाहिए तो हालत तो ये है। और ये सब बेचारे को गोबर तक की बातें कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं भाई दूध थोड़ा पिया करें ताकि हमारे दिमाग में भी प्रोटीन ज्यादा आ जाए और हमारा दिमाग थोड़ा ठीक हो जाए। ये तो दूध की जगह गौमूत्र पिला देते हैं बेचारों को। तो अब ये तो थोड़े कम बुद्धि के, मंद बुद्धि के जो लोग हैं वो कह देते हैं कि आरक्षण नहीं होना चाहिए। उनको कुछ पता नहीं है, उनकी समझ बहुत कम है, उनको जाति आधारित भेदभाव का भी पता नहीं चल रहा है, इसलिए वो ऐसी बातें कर लेते हैं। हाँ, मैं OBC की बात कर रहा था। OBC को भी मैं तो यहां तक कहता हूं कि OBC को SC ST एक्ट की तरह उत्पीड़न का एक्ट भी OBC के पक्ष में बनना चाहिए। OBC की जातियों को भी पेशकश से चेक किया जाता है। ये जो पेशकश आया था ना अभी, नागौर वाला पेशकश, ऐसे पेशकश बेचारे OBC वालों के भी लग जाते हैं। वो अब जब शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति SC ST एक्ट है, फिर भी वो थाने में नहीं पहुंच सकता, तो OBC वाला तो बेचारा 5100 रुपये दे देगा उनको पेशकश के और चुपचाप बैठ जाएगा घर पे। ऐसे हमने कई देखे ऐसे मामले जहां पर OBC को मारा जाता है, पीटा जाता है और वो पुलिस तक नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि उनके उत्पीड़न एक्ट का कोई प्रावधान नहीं है। उनके साथ जो अत्याचार होता है उसका कोई प्रावधान नहीं है। होना तो, मिलना तो OBC को भी चाहिए। अब OBC वाले तो खुद उनके बहकावे में आ जाते हैं, जो इसका गलत माहौल बनाते हैं पिछड़े तबकों के प्रति के खिलाफ, उनके बहकावे में आ जाते हैं। इसलिए OBC को तो नुकसान भुगतना पड़ रहा है इन सब बातों का। OBC के जो मंदबुद्धि लोग जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर जयकारे लगाते हैं और जो झंडियाँ लेकर के घूमते हैं, उनकी वजह से सारा नुकसान हो रहा है। हाँ, पदोन्नति में बलदेव जी सही कह रहे हो, पदोन्नति में OBC को आरक्षण मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी तो बात यह है कि जिनकी जितनी जनसंख्या, हाँ मुर्दे हैं दलाल, OBC के नेता बोल नहीं रहे हैं। ये जो अभी रोहिणी आयोग काफी लंबे समय से काम कर रहा है OBC के विभाजन का, आज तक एक भी पूरे भारत में OBC का MLA और MP नहीं बोला कि OBC में ये विभाजन किस आधार पर कर रहे हो।
हम ये नहीं कहते विभाजन नहीं होना चाहिए, हम कहते हैं विभाजन भले ही करो, पर ओबीसी की जनसंख्या के आंकड़े तो होने चाहिए, फिर विभाजन करो। कि भाई आप विभाजन करना चाहते हो, ये विभाजन मोटे तौर पर अभी रोहिणी आयोग का थोड़ा समय आगे बढ़ा दिया, जल्दी निर्णय आएगा तब पता चलेगा, फिर रोना पड़ेगा हमको। जो रोहिणी आयोग जो काम कर रहा है ओबीसी के को जो काट रहा है बुरी तरह से, फिर क्या होगा? न तो जाति आधारित आंकड़े हैं इस देश में कहीं पर भी, और आंकड़े नहीं है तो ये किस आधार पर विभाजन करोगे? अभी तो केवल आरक्षण भी थोड़ा सा दे रखा है, आधा से भी कम। छत्तीसगढ़ वालों ने 27% आरक्षण की बात की, पर राजस्थान में वो भी नहीं मिल रहा है। हम तो आशा तो करते हैं 50% से ज़्यादा मिले, परंतु अभी तो 21% पर बैठे हैं। और उस 21% का ये विभाजन करेंगे, शायद ये 3 कैटेगरी बनाएंगे थोड़ा जितना हम जानते हैं। एक तो खेती करने वाले लोग, किसान वर्ग, दूसरा ये पशुपालक, और इनको अलग कर सकते हैं। तीसरी कैटेगरी जो कामगार लोग हैं, कारीगरी का काम कर रहे हैं ओबीसी में, उनको अलग कर सकते हैं। ऐसी 3 कैटेगरी या 2 कैटेगरी जो भी बनाएंगे, उसमें ये किस आधार पर किसको, क्योंकि पहले से भी जैसे राजस्थान में बदनामी बहुत कर रखी है इन्होंने कि जाटों को ज़्यादा मिल रही है नौकरियां, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जाटों की संख्या ज़्यादा है। अब जैसे मेरे पड़ोस में गांव है जिसमें प्रजापतियों की संख्या ज़्यादा है, तो प्रजापतियों को बहुत ज़्यादा नौकरियां मिल रही है, वहाँ जाटों को मिल नहीं रही है। जाट थोड़े हैं तो थोड़ी मिलेगी। वहाँ प्रजापतियों की आबादी, उस गांव में टांकला गांव है जिसमें प्रजापतियों की आबादी 2,500-3 हज़ार है। 3 हज़ार की प्रजापतियों की आबादी है, इसलिए सबसे ज़्यादा नौकरियां उस गांव में प्रजापतियों की है। तो ये जाति, ये नहीं है कि जाटों की संख्या ज़्यादा है वहाँ ऐसा हो रहा है। अब बेवकूफ़ बना देते हैं कि जाट तुम्हारा आरक्षण खा रहे हैं, जाट है भी ज़्यादा। बाकी जाट को कोई बहुत ये मत मानना कि जाट राजनीतिक रूप से सक्षम हो गया। जाट जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ पर उनको एमएलए एमपी बनने का मौका मिलने लग गया पिछले 20-30 सालों में। ये इतना ही हुआ है। कहीं पर सरपंच बनने लग गए। हालांकि पहले तो ये था कि ऐसी जातियाँ जिनका एक एक घर है गांव में और वो आदमी सरपंच बनता था। क्या जाट का एक घर हो तो उसको कोई सरपंच बना देगा किसी गांव में? गुंजाइश है? 1 या 10-20 घर हो तो भी गांव वाले पूछेंगे ही नहीं, एक तरफ पड़े रहो कहीं, क्योंकि सामाजिक स्टैंडर्ड नहीं है इतना ऊंचा इन जातियों का। पिछड़ी जातियां माना गया तो सामाजिक स्तर देखा गया इनका, सामाजिक स्तर नीचा है। अगर अपन ठीक ढंग से देखेंगे तो सारा पता चल जाएगा। तो ये सारी जो बातें बेवकूफ़ बनाने की जो हमारे यहाँ फैलाई जाती है, कोई मेघवालों को रोक रहा है, मेघवालों को कह रहा है मेघवाल शेड्यूल कास्ट का आरक्षण खा रहे हैं, ये सारी बातें हमें बुद्धू समझ करके हमारे अंदर भरी जा रही है। आपको क्या लेना देना भाई, मेघवालों को ज़्यादा मिल रहा है या जाटों को ज़्यादा मिल रहा है, दूसरी जाति वालों को लेना देना क्या है? जब इस जाति वर्ग में लोग नहीं उठा रहे हैं कोई बात, जाति वर्ग के दूसरी जाति में कह रहे हैं कि उनके जिनके बच्चे, अभी एक बात आ रही थी सरकारी नौकरी में जो है उनके बेटे बेटियों को आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। ये कौन सिखा है? वो सिखा है जो गैर आरक्षित है। गैर आरक्षित कहते हैं कि सरकारी नौकरी वालों के बेटे बेटियों को आरक्षण मत दो। जब आरक्षित वर्ग के लोगों के हिस्से में आपको पंचायती करने की जरूरत कैसे पड़ी? उस वर्ग को कोई तकलीफ नहीं है, आपको क्यों तकलीफ हो रही है? हाँ, एमबी पूरी हो जाएगी सबकी। मैं थोड़ा सा काम और थोड़ी सी बात करूंगा, कुछ बातें रह गई। हाँ मित्रों, आपको पता होना चाहिए, मैं थोड़ी पहले भी कर रखी होगी, जेई मेन और एडवांस में और जो आईएएस आरएएस आईपीएस बड़ी नौकरी है उनमें ओबीसी और जनरल के बीच कट ऑफ का काफ़ी गैप रहता है। अगर ये आरक्षण कमज़ोर कर दिया गया तो ये लोग रोक दिए जाएंगे, उन लोगों का नंबर नहीं आएगा वहाँ पर। तो हमें इस पर बहुत संजीदगी से काम करना है। और ये जो भी बदलाव कर रहे हैं या जनसंख्या को क्यों नहीं आउट कर रहे हैं, उसके अनुपात में क्यों नहीं, रोहिणी आयोग से हमें कोई तकलीफ नहीं, विभाजन कर दो आप। क्या है कि विभाजन करने में सबसे बड़ी दिक्कत ये होगी कि फिर परसेंटेज कम पड़ते ही ये पद नहीं निकालेंगे कि पद थोड़े हैं इसलिए इसको आरक्षण नहीं दिया जाता। बड़े वर्ग क्यों बनाएंगे? शेड्यूल कास्ट में भी सभी जातियां बराबर नहीं है, काफ़ी ऊंच नीचे, ओबीसी में भी है, शेड्यूल ट्राइब में भी है, पर इतना बड़ा वर्ग
छोटा वर्ग अगर कर देंगे तो फिर उसको आरक्षण कैसे देंगे। इसलिए ये लगभग समान कैटेगरी के लोग हैं, साथ उठते बैठते हैं, जिनका शैक्षणिक स्तर लगभग बराबर है, जिनका सामाजिक स्तर लगभग बराबर है, उनका एक वर्ग तय कर रखा है। ये लोग उन वर्गों को तोड़ना चाहते हैं और तोड़ करके भी उनकी आबादी के अनुसार उन अनुपात में उनको प्रतिनिधित्व नहीं देंगे। मेरा आखिर में मैं ये बात रोकूंगा, कोई दिक्कत आ जाएगी। बात यह आखिरी मैसेज मैं देना चाहता हूं सभी मित्रों को। अब ये 1 मिनट में इसको, हाँ मित्रों अब बात करते हैं। तो आखिरी मैसेज जो मैं आपसे सभी मेरे मित्रों को देना चाहता हूँ वो मेरा यही मैसेज है कि हमें एक बड़ी मांग करनी है कि जिन जातियों को उनकी जाति की जनसंख्या के अनुपात में किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, किसी नौकरी में, आईएएस में, आरएस में, आईपीएस में अनुपात में प्रतिनिधित्व नहीं है, उनका उस अनुपात में प्रतिनिधित्व किया जाए और जिनका ज़्यादा है उनका प्रतिनिधित्व रोका जाए। उनको रोकने का कोई तरीका, क्यों प्रतिनिधित्व तो पहले से ही ज़्यादा उन जातियों का, प्रतिभाएं दूसरी जातियों में भी तो जन्म लेती है, उनको कैसे लाएंगे? उन प्रतिभाओं का देश के विकास में योगदान कैसे लेंगे? जिन जातियों का प्रतिनिधित्व नहीं है तो इसका मतलब प्रतिनिधित्व जाति के आधार पर रोका जा गया है, कोई वजह है कि उनकी जाति के आधार पर उनका प्रतिनिधित्व रुक गया। तो इसलिए जिन जात, हाँ कल के भारत बंद में सहयोग हो रहा है और राजस्थान आरक्षण अधिकार मंच के संयोजक राजा राम जी मील ने अपील जारी कर दी है कि राजस्थान का जाट समाज कल के आरक्षण के पक्ष में है, कल के भारत बंद के पक्ष में है और अपने प्रतिष्ठान स्वेच्छा से बंद रखेगा। उनकी अपील के अनुसार काफ़ी कुछ काम होगा। 2 अप्रैल को भी इसके पक्ष में कुछ लोग उतरे थे, इस बार संभावना है कुछ लोग ज़्यादा उतरेंगे। तो मित्रों सबसे बड़ी मांग हमें करनी है कि जिनका प्रतिनिधित्व उनकी संख्या से कम है उनको प्रतिनिधित्व दिया जाए, जिनका प्रतिनिधित्व पहले से है उनको रोका जाए। कैसे रोक सकती है सरकार? क्यों प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या से भी ज़्यादा है, इसका मतलब इस जाति में ज़्यादा लोग प्रतिभाशाली जन्म ले लिया, किसी कारण से वो लोग ज़्यादा घुस गए, बाकी जातियों के प्रतिभाशाली लोग बैठे हैं, उनको लाना है। देश के विकास में सभी जातियों की प्रतिभाओं का योगदान होना चाहिए। वो क्यों रुक गई है प्रतिभाएं, उनको वहाँ पर लाना है और सबको बराबर प्रतिनिधित्व लेना है। सभी प्रतिभाओं को देश के विकास में अवसर मिलना चाहिए। इसके लिए ऐसा कोई प्रावधान हो और इस दिशा में कोई काम हो, इतना हम मजबूती से ऐसी मांगे हमपन को रखनी चाहिए। जबकि उल्टा क्या हुआ, ईडब्ल्यूएस आरक्षण दे दिया गया सामान्य वर्गों को, जिनका प्रतिनिधित्व पहले से ही खूब है। आधी से ज़्यादा नौकरियों पर कब्जा, आधी से ज़्यादा व्यवस्थापिका पर, सब जगह पर बहुत बड़ा कब्जा कर रखा है और उनको 10% आरक्षण, संख्या बहुत छोटी, आरक्षण ज़्यादा। आज हालत यह है कि ओबीसी से भी उनकी कट ऑफ नीचे जा रही है। ओबीसी वाला वो आरक्षण प्रमाण पत्र बना नहीं सकता ईडब्ल्यूएस का और उनका नीचे आ रहा है कट ऑफ। कारण कि उनको आरक्षण ज़्यादा दे दिया, संख्या से भी ज़्यादा दे दिया। ठीक है मित्रों, धन्यवाद। ऐसा कोई ज़्यादा प्रश्न किसी मित्र का आया नहीं और इतना मैं प्रश्नों में ज़्यादा जानता भी नहीं हूँ। जो मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबसे निवेदन है कि कल के भारत बंद में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमें सहयोग देना है, सब तरह का सहयोग देना है। और भारत बंद में जो भी सक्रिय रूप से भाग लेने जा रहे हैं उन सबसे एक और अपील है कि आप लोग कल वहाँ पर शांतिपूर्ण ढंग से रहें। आपको पता, हमें पता होना चाहिए कि शहरों में बंद का असर होता है तो मीडिया में आता है, शहरों में बंद करवाने के लिए लोग जाएंगे, तो उनसे निवेदन करेंगे, अपील करेंगे, क्योंकि प्रतिष्ठान हमारे विरोधी वर्गों के हैं। ज़्यादातर आर्थिक प्रतिष्ठान, दुकानें, सारा व्यापार अपन को पता है किन लोगों के पास है, तो वो हमारे खिलाफ हैं।
पिछली बार भी वो लोग लठ लेकर के पीछे पड़ गए थे हमारे, तो हमें बहुत ध्यान रखना है। हाँ, जाति जाति आप सही कह रहे हो, जाति जाति मैं नहीं कर रहा हूँ, जाति के आधार पर रोक दिया गया है बेचारों को। जो नीची जातियां हैं उनको न तो संसद की राज्यसभा में जाने दे रहे हैं, न न्यायपालिका में जाने दे रहे हैं, न कार्यपालिका में। और आप ताजुब करोगे शर्मा जी कि यूनिवर्सिटीज़ में देखो आप, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, आईआईटी है, आईआईएम है, उनमें पिछड़ी जाति जिसका आबादी 50% से ज़्यादा है उसको उसके सिर्फ 5% लोग मिलेंगे। क्या पिछड़ी जातियों में प्रतिभा वाले बच्चे जन्म नहीं लेते? तो इसलिए शर्मा जी आप कह रहे हो हम नहीं कर रहे, जाति जाति कोई दूसरा कर रहा है। इसकी वजह से ये बेचारी जातियों के आधार पर इन लोगों को रोक दिया गया, इनको कहीं नहीं आने दिया जाता है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की तो हालत बहुत ज़्यादा खराब है। अभी तो वो तो जंगलों में घूम रहे हैं, बेचारों को नक्सली घोषित कर रखा है। अब किसानों को भी नक्सली घोषित करेंगे। हम इस देश में पता नहीं देशद्रोही है, पता नहीं क्या है। ये सारी अब जब हम सुनते हैं मीडिया से, और बड़े बड़े जो लोग जो इसके देश के मालिक बने बैठे हैं, वो हमारे बारे में क्या क्या टिप्पणियां करते हैं, हम लोग देखते हैं रोज़। बड़ी दिक्कत है शर्मा जी, आपके पास सत्ता है। और कोई मित्र? ठीक है, फिनिश करते हैं। धन्यवाद, आपने सुना। कल के भारत बंद में हमें पूरा सावधानी से हमारे विरोधी वर्ग के लोगों के जो प्रतिष्ठान है उनके साथ किसी प्रकार की जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है, अनुनय विनय करना है, निवेदन करना है। वो लोग किसी भी प्रकार से बदनाम करने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने लड़ाई कर ली और मारने पीटने की स्थितियां नहीं हो, इसका थोड़ा ध्यान रखें। धन्यवाद, थैंक यू। ओके, सभी मित्र इसे शेयर करना नहीं भूलें। आखिरी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, प्रणाम।